नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से वापसी के बाद आज यानी रविवार को योगी आदित्यनाथ पहली बार जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की योगी आदित्यनाथ को बधाई। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में सीएम योगी राज्य को विकास की ओर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात हुई और एक तस्वीर जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं जिसे खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कार्यकारी अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। पांच राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार पर मंथन के लिए सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनी। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नारेबाजी की। बैठक से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत की। रूबरू होते हुए उन्होंने राहुल गांधी के पार्टी की कमान संभालने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हार से घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम करती है और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को पीछे कर देती है। दिनेश गुंडूराव, इंचार्ज ऑफ गोवा, and Shri P. Chidambaram, who is senior observer for Goa, whether it is Shri Bhakta Charan Das, who is in charge of Manipur, and Shri Jairam Ramesh, who is a senior observer for Manipur, whether it is Srimati Priyanka Gandhi Vadraji, who is in charge General Secretary for State of Uttar Pradesh, and of course, the many former in charges, and Shri Bhupesh Baghel, I'm sorry, I stand corrected, senior observer for Uttar Pradesh. So each one of them presented their reports to the Congress Working Committee, gave out detailed reasons of what they felt were the pluses and the minuses for the party. Also gave out detailed reasoning of what, according to them, as also according to the senior observer of the party in the respective state, went wrong, where does the party need to be strengthened, what is it that needs to be said. इधर लखनऊ से खबर, जहां चुनावी नतीजों के बाद अपने पिता मुलायम सिंह से अखिलेश यादव पहली बार मिले। आज यानी रविवार को अखिलेश यादव ने अपने पिता से मुलाकात की। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे। यहां उनकी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की। अखिलेश ने अपने पिता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। बदले में मुलायम सिंह ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है मानो वो कह रहे हों कि कमाल कर दिया अखिलेश। भले ही सत्ता में नहीं आ पाए हों, सरकार नहीं बना पाए हों, लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, जो सीटें बढ़ी हैं, सीटों में जो इजाफा हुआ है, तो देखिए जो अखिलेश यादव है वो अपने पिता के पैर छू रहे हैं मुस्कुराते हुए अंदाज में। बदले में उनके पिता आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद देते हुए मुलायम सिंह ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे लड़े तुम, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ लड़ो। मुलायम सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा लड़े हो तुम। हम रुक करेंगे आलोक राय हमारे साथ विशेष संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच, पिता पुत्र के बीच मुस्कान बता रही है कि ठीक है, सत्ता में नहीं आ पाए, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन सीटों में जो इजाफा हुआ है, वोट परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है समाजवादी पार्टी के लिए। कैसे देखते हैं आप?
जी बिल्कुल, मुलायम सिंह आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनसे तमाम कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा थे। उन्होंने भेंट की, आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने पिता का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। और मुलायम सिंह ने अखिलेश को बधाई भी दी और साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश तुम बहुत अच्छा लड़े हो और आगे वैसे ही लड़ते रहो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी, हालांकि उसको बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसकी सीटें बढ़कर के 111 सिर्फ समाजवादी पार्टी की हो गई। साथ ही साथ गठबंधन में भी इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में निभा पाए और इसीलिए मुलायम सिंह जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने जो है उनका जो है हौसला बढ़ाया, कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, और साथ ही साथ अखिलेश यादव को आशीर्वाद भी दिया और उन्हें बधाई भी दी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की, जहां कल यानी सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 6वां दिन होगा और कल 6वें दिन प्रश्नकाल में कई सवाल उठाए जाएंगे विधायकों की तरफ से। प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा, सहकारिता और राजस्व से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा कोरोना से मृतकों के मुआवजे का मुद्दा उठाएंगे, तो बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा मंडी टैक्स में वृद्धि का मुद्दा उठाएंगे। इधर जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा बलौदा बाजार के जो विधायक हैं, न्यू विस्टा सीमेंट इंडस्ट्री से जनजीवन प्रभावित होने का वो मुद्दा उठाएंगे। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, कल एक अहम दिन है, कल सप्ताह का पहला दिन भी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है उसका 6वां दिन है। कल पूरे दिन क्या खास रहेगा, किस तरह के सवाल उठाए जाएंगे, क्या तैयारी है सत्ता और विपक्ष की? देखिए, इस पूरे विधानसभा सत्र के दौरान जैसे कि रणनीति विपक्ष बना के उतर रहा है, उसमें कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे वो उठाएं और चर्चा में भाग ले। तो कुछ उसी रणनीति से कल भी उतरते हुए बीजेपी हमें दिखाई देगी। हर दिन एक बड़े मुद्दे को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाने की बीजेपी ने तैयारी की हुई है। तो कल भी एक काम रोको प्रस्ताव हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले प्रश्नकाल है जिसमें स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो लगाए गए हैं। राजस्व विभाग से जुड़े हुए जमीन के अफरा तफरी, बंदोबस्त में गड़बड़ी, इस तरीके के मामले आज कल जो है वो प्रश्नकाल में उठेंगे। इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनको मुआवजा देने के संबंध में जो शिकायतें आई हैं, खास तौर पर केंद्र और राज्य दोनों की ओर से मुआवजा मिलाकर ऐसे मृतकों को के परिजनों को देना है, वो मसले को कांग्रेस के विधायक अरुण वोरा उठाएंगे। इसके अलावा मंडी शुल्क बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मंडियों में लोग अपना धान या अन्य सामान बेचने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मंडी शुल्क बढ़ा हुआ है। तो इस मसले को बीजेपी के जो सदस्य हैं शिवरतन शर्मा वो उठाएंगे। तो इस तरीके से मुद्दे काफ़ी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है जो कि कल के काम जो का केंद्र विषय है वो है कि कल से विभागीय जो बजट की चर्चा है वो शुरू होने जा रही है। और ख़ास बात यह है कि 3 मंत्रियों के विभागीय बजट की चर्चा को एक साथ रखा गया है। आमतौर पर बजट सत्र के दौरान एक मंत्री के क्योंकि 3-4 विभाग होते हैं, एक दिन में उन्हें निपटाया जाता है, लेकिन इस कार्यसूची में हम देख रहे हैं कि 3 मंत्रियों के पूरे विभागों की चर्चा कल ही समाप्त करने की सरकार की तैयारी है, क्योंकि सत्र काफी छोटा है, विभागों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर मंत्रियों के लिहाज से देखें तो करीब 12 मंत्री हैं जिनके विभागों की चर्चा होनी है, इसलिए हर दिन 3 मंत्रियों के काम पूरे सरकार करेगी, ऐसी जानकारी आई है। और इसीलिए कल 3 प्रमुख मंत्रियों के विभागों की कल अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल काफी अहम दिन होगा और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहन ने बताया, इसको लेकर सरकार की कोशिश भी यही है, क्योंकि सत्र की अवधि कम है और ऐसे में इस छोटी अवधि में अधिक से अधिक काम निपटा लिया जाए, जरूरी प्रस्ताव को पास करा लिया जाए, ये भी एक सरकार की कोशिश है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भोपाल के भेल क्षेत्र की एक दुकान में घुसकर शराब का विरोध कर रही हैं। इसमें उन्हें तोड़फोड़ करते भी देखा जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इसे उमा भारती के शराब बंदी को लेकर छेड़े अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद उमा भारती की इस पर सफाई भी सामने आई है। उन्होंने ट्विटर पर सफाई देते हुए लिखा कि क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ और अभद्रता की शिकायत थी, जिसके चलते तैश में आकर उन्होंने शराब दुकान पर पत्थर मारा था।
वहीं उमा भारती के शराब दुकान पर पत्थर फेंकने का ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा के मुताबिक बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इतनी असहाय हो गई हैं कि कानून हाथ में लेकर शराब का विरोध कर रही हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने इसे उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ निजी आंदोलन बताकर इससे पल्ला झाड़ा। उनका जो सोशल मीडिया पे वीडियो सामने आया है, निश्चित तौर पे वो देख के यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को खुद अपनी सरकार में किस प्रकार एक शराब की दुकान पर पत्थर बरसाना पड़े। भेल क्षेत्र की एक शराब की दुकान पे वे खुद अपने हाथों में पत्थर बरसा रही। इससे समझा जा सकता है कि उनकी सरकार में उनकी स्थिति कितनी असहाय हो चुकी। निश्चित तौर पे जो उन्होंने कृत्य किया है एक आपराधिक श्रेणी में आता है, क्योंकि कानून में हाथ में लेने से उन्हें बचना चाहिए। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध के और भी तरीके, लेकिन निश्चित तौर पे उमा भारती के इस कदम से प्रदेश की राजनीति पे कई सवाल खड़े हुए हैं। देखिए, उमा जी का जो पूरा घटनाक्रम है वो पूरी तरह से शराबबंदी को लेके उनका निजी रूप से तय किया हुआ एक आंदोलन है, उसका तरीका उनका है और पूरे आंदोलन को लेके वो अपने बारे में बता भी रही हैं कि उन्होंने यदि कोई बात करी, कोई फैसला लिया तो क्यों लिया। रहा सवाल वर्तमान घटनाक्रम का, तो ये पूर्ण रूप से उमा जी का और प्रशासनिक विषय है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का तय किया हुआ कोई कार्यक्रम नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं समझता कि इस पर हम कोई टिप्पणी करें। खबर भोपाल से ही, जहां बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत को नई जिम्मेदारी दी गई है। सुहास भगत को अब आरएसएस मध्य क्षेत्र का बौद्धिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ हितानंद शर्मा, जिनकी यूपी चुनाव में काफी अहम भूमिका थी, उन्हें भी एक नई जिम्मेदारी मिली है। हितानंद शर्मा को बीजेपी का नया संगठन महामंत्री बनाया गया है। कटनी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने लघु उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बड़ी घोषणा भी की। कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में बंद पड़ी दाल मिलों को फिर से शुरू कराया जाएगा। कमल पटेल ने इसके साथ ही कहा कि मैं निर्णय लेने वाला मंत्री हूं। लघु उद्यमों के जो समस्याएं हैं उसमें मेरी ओर से रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ जो भी संभव होगा सरकार की ओर से किया जाएगा। प्रदेश में जो दाल मिलें बंद पड़ी हैं उन्हें मंथन के बाद दोबारा चालू करवाएंगे। बता दें कि लघु उद्यमियों का ये कार्यक्रम लघु उद्योग भारती ने कटनी में आयोजित किया था। एक एक बिंदु पर सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ, विचार के साथ, और मैं निर्णय लेने वाला मंत्री हूं। आपके एक एक समस्या का निदान करूंगा। समीर जी, आपकी पूरी प्रदेश की टीम एक दिन भोपाल आ जाए। मैं अभी आज ही जाने के बाद कल ही मेरे एमडी को बुलाकर इस पर टीम बुलाऊंगा और उसमें फिर अपनी तरफ से रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ इसमें जो संभव हो सकता होगा वो करेंगे, ताकि हमारी जितनी भी दाल मिलें हैं जो बंद हो गई वो पुनः चालू हो और मध्य प्रदेश के व्यवसायियों को व्यापार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। आपने इंसानों की तो एक से बढ़कर एक दावत देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कुत्तों की दावत के बारे में सुना है? शायद नहीं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां हर साल कुत्ते दावत उड़ाते हैं। कुत्तों को पत्तल डालकर खीर, पूड़ी और बूंदी भरपेट खिलाई जाती है। देखिए दतिया से खास रिपोर्ट। पत्तल पर पूड़ी, खीर और बूंदी जैसे व्यंजन का लुत्फ उठाते कुत्तों की दावत देखकर आप चौंक गए ना? ये नजारा है दतिया के केवलारी गांव का। ये तस्वीरें यहां हर साल नजर आती हैं। पूर्व सरपंच रामजी लाल अहिरवार कुत्तों की वफादारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये फैसला किया कि कुत्तों को वो हर साल दावत देंगे। 6 साल पहले कुत्तों को देखकर रामजी लाल के मन में ये विचार आया कि कुत्ता कितना वफादार है। एक रोटी डाल दो तो पूरे दिन घर के बाहर बैठकर घर की रखवाली करता है, लेकिन कभी कोई कुत्तों को भरपेट रोटी नहीं डालता। क्यों ना कुत्तों को भी एक दिन बढ़िया दावत दी जाए। बस फिर क्या था, रामजी लाल ने विचार को मूर्त रूप दिया और तय किया कि साल में एक दिन सिर्फ केवलारी ही नहीं, आसपास के गांव के कुत्तों को भी भोजन खिलाएंगे। भंडारा है या शादी है, वहाँ जूठी पत्थर पे कुत्ता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमने उनको देखा तो हमको अंदर ही अंदर दुख हुआ कि जूठी पत्तल पे
भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो लोग बाग उनको मारते भी डंडा के जी हट जाए यहाँ से। तो हमने देखा कि हम इनको स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पत्तल पे भोजन कराएंगे। खीर, पूड़ी, रसगुल्ला जो भी हम पे बनेगा हम वो कराएंगे। गांव-गांव में, खेत पे, आसपास के गांव के जो भी डेरा हैं वहाँ भी हम भोजन कराते हैं। रामजी लाल के पास महज 3 बीघा जमीन है। इसके बावजूद वो हर साल कुत्तों की दावत पर 20 से 25 हजार तक खर्च कर देते हैं। घर के खर्च के लिए दूसरों की जमीन जोतते हैं। रामजी लाल का कहना है कि कुत्तों की दावत से उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। वहीं ग्रामीण भी रामजी लाल की दावत की सराहना करते हैं। कुत्तों के लिए भोजन खिलाते हैं हमारे ग्राम क्योलारी गांव में, तो हमने आसपास कहीं भी नहीं देखा। दतिया हो, चाहे सवड़ा, चाहे भांडर, चाहे गवालिया, कहीं भी नहीं देखा। ये हमारे गांव में क्योलारी में कुत्तों के लिए हर साल भंडारा कराते हैं। करीब 7-8 साल हुआ है और अकेले यही व्यक्ति हैं हमारे आसपास के, कहीं खाना नहीं खिलाते कुत्तों के लिए, यही खाना खिलाते हैं। अच्छा काम करते हैं और कोई भी नहीं करता ऐसा काम जो इन्होंने किया है और करके दिखाया है। सब अपने अपने लिए करते हैं, अकेले जिए कुत्तों के लिए, पर स्वार्थ के लिए मरते हैं। इस दौर में जहां लोग पैसे के लिए दूसरों का गला काटने से भी परहेज नहीं करते, वहीं रामजी लाल जैसे भी कुछ इंसान हैं जो बेजुबानों पर निस्वार्थ भाव से हर साल दावत के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। राजेश त्रिपाठी, बंसल न्यूज, भांडेर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।